सबसे पहले मेरी गुजारिश होगी उन सब लोगों से कि वो खड़े हो जाए। इतने बड़े कलाकार हमारे बीच हैं इस वक्त। गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, जोरदार तालियां। आप लोग जितने भी यहाँ पर जश्न अदब में मौजूद हैं, और कुंवर रंजीत चौहान इसको करते हैं, कैसर खालिद साहब हमारे दोस्त इसको करते हैं। सबसे पहले तालियां गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के लिए, वो बैठे। जोरदार तालियां उमा शर्मा जी के लिए। इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं जो हमारी विरासत को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को संभाल कर रखते हैं, उसके नृत्य संगीत को संभाल कर रखते हैं। मैं क्या कहूँ इन दो शख्सों के बारे में, अहमद हुसैन साहब, मोहम्मद हुसैन साहब। जब भी आप इनको सुनिए, तन्हाई में सुनिए, भीड़ में सुनिए, इनकी सादगी इनकी सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कलाकारी है। तो बहुत बहुत दिल के साथ, बड़ी खुशी के साथ मैं यहाँ पर जश्न अदब में आया हूँ। खुद भी अब लोग ये जानने लगे हैं, चूँकि काफ़ी अरसा आप लोगों ने मुझे ख़बरों की दुनिया से जुड़े हुए देखा है, और अभी भी जुड़ा हूँ, लेकिन मूलतः मैं भी एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का विद्यार्थी हूँ और एक पोएट हूँ। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जब मौका मिले। उमा जी शिकायत कर रही थी कि मीडिया बड़ा नज़रअंदाज कर सकता है। मैं पूरे मीडिया के तरफ से तो नहीं कह सकता उमा जी, अपनी तरफ से जो कोशिश हो सकती ज़रूर करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इत्मीनान से बैठिए। हम जिस मसले पर बात करेंगे वो भी बड़ी अलग सी चीज़ है। गीत और संगीत में गाँव का जिक्र, गाँव की महक, गाँव की मिठास। अब आपके सामने जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये अलग अलग पीढ़ियों को, अलग अलग जेनरेशन्स को आपके सामने रख रहे हैं। तो इनसे बेहतर कौन होगा इसके बारे में बात करने। ऐसा मौका बहुत मुश्किल से आएगा कि एक ही मंच पर ये सारे लोग आपको मिलेंगे और आप इन्हें सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बात करूं इन लोगों से। वैसे तो क्या होता है, मेरे जैसे इंसान के लिए ना थोड़ा प्रधानमंत्री से बात करना आसान होता है, बड़े साल हो गए ये करते हुए। इन लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बारीकी पकड़ लेते हैं बात की, और इसीलिए तो ये उस्ताद है ना। और नेता लोग उस्ताद नहीं होते वो अलग काम के उस्ताद होते हैं तो गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से हम सबसे पहले शुरू करेंगे। माइक सर आपका जी। सर, गांव के म्यूज़िक को, उसके संगीत को लोग सिर्फ फोक म्यूज़िक समझते हैं। क्या ये सही है? क्योंकि कहते हैं कि संगीत की बड़े गज़ब की प्रेरणा और उत्पत्ति जो है वो देश की मिट्टी, देश के गांव से भी आती है। बेशक, जितने बड़े बड़े शहर हैं वो सबसे पहले गांव थे। हाँ, क्या बात है। अब वहाँ से डेवलप होते हुए, गांव से डेवलप होके वो टाउन बन गए, फिर शहर बन गए। तो बहरहाल ये है कि गाने का मतलब ये है कि आवाज़ के कलम से, सुरों के माध्यम से दिल के जज्बात को हवा की स्क्रीन पे लिखना है। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। तो ये बात जो है हर शख्स के ऊपर लागू हो जाती है। जिसके दिल में जो जज्बात हैं वो या तो शायरी के थ्रू या फोक म्यूज़िक के थ्रू, जो कुछ उससे हो सकता है वो पेश करता है। और इसलिए वो गांव में जो आबो हवा है, वहाँ का जो माहौल है, उसको गांव के लोग जो हैं जब पेश करते हैं तो उसको हम गांव का संगीत बोलते हैं। गांव में भी इंसान रहते हैं, गांव दुनिया की का एक हिस्सा है, और जज्बात भी हर आदमी के अंदर हैं, किसी भी जगह का हो। लेकिन वो संगीत कहीं पीछे तो नहीं छूट गया है, या वक्त के साथ वो आगे बढ़ा है? देखिए, ज़माना, दुनिया जो है अभी बहुत छोटी हो गई है और ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं। तो लोग गांव छोड़ छोड़ के शहर आ गए हैं जी, और उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है, लगे पड़े हैं मेहनत में कि बच्चे पालना है। तो यहाँ तक हुआ है कि लोग मुल्क छोड़ के भी चले जाते हैं। सही बात है।
सही बात है। और वहाँ जो सारे दोस्त हैं बीवी बच्चों को त्याग देते हैं। अभी बम्बई में या दिल्ली में जो लोग हैं सारे मुल्क से लोग आ जाते हैं, और उनमें अगर 3-4 भाई हैं तो एक भाई के साथ में 3-3, 4-4 भाई हैं कि किसी एक की बीवी आ जाती है, बाकी वो घर पे ही रहते हैं। तो धीरे धीरे जब खेती बाड़ी का टाइम होता है तो उनमें से कोई लोग एक एक करके पहुंच जाते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे लोग इतने मेहनती हैं कि जूते पे पॉलिश कर रहे हैं, कमा रहे हैं, और चने बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बड़े गैरतमंद हैं। और अब तो उनका ये हाल है कि अल्लाह ने उनको इस लायक कर दिया है कि वो खेत खरीद रहे हैं, यह है शहरों से खरीद के करोड़पति हो गए। लेकिन जो संगीत वहाँ से निकल कर आता था, हाँ। जिसके अलग अलग तौर तरीके हमने सुने, आप जैसे बड़े बड़े उस्तादों ने उसे गाया, लोगों तक पहुँचाया, क्या आपको लगता है पिछले 20-30 साल में ख़ास तौर पर वो रुकावट आ गई है, वो म्यूज़िक वहाँ से निकल कर बाकी लोगों तक या बाकी हिस्सों तक नहीं पहुँच पा रहा है? गांव से निकला हुआ उसके जो साज बजते हैं। ये मुल्क जो है और सारी दुनिया जो है बहुत छोटी हो गई है। आदान प्रदान, अभी हम बम्बई से आए, 1.25 घंटे में यहाँ पहुँच गए। अभी अगर इंग्लैंड जाना हो तो 6-7 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो ये जो है तो दुनिया ये संगीत 6-7 घंटे में नहीं पहुँच रहा है, नहीं पहुँच सकता। हाँ नहीं, अब आप लोगों के थ्रू पहुँचा रहे हैं ना आप, अच्छा। टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू। ठीक, ये सुविधा पहले नहीं थी। जी। मैं उमा जी से पूछना चाहूँगा, आपके लिए माइक जी। लोक संगीत का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लोक नृत्य। आपको लगता है कि वो पुरानी शैली जो थी नृत्य की वो आगे बढ़ी है या वो भी वक्त के साथ वहीं रुक गई है? मैं कुछ और शब्द भी साथ में कहना चाहूँगी इसके साथ। देखिए, बड़े बड़े साहित्यकार आए जिन्होंने गीत काव्य लिखा, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, ये सब। लेकिन जो गीत और जो गांव के गीत हैं वो बहुत प्राचीन हैं, बहुत पुराने हैं। मैं कथक नृत्य करती हूँ, उसके माध्यम से ही मैं बोलूँगी। गुलाम मुस्तफ़ा जी, अहमद हसन जी वगैरह सब बैठे हैं, थोड़ा बहुत उदाहरण दूंगी क्योंकि मुझे गाना इतना आता नहीं है, लेकिन क्योंकि शंभू महाराज जी से तालीम ली तो गाना बड़ा ज़रूरी होता है, ठुमरी भाव। अब बिंदादीन जी लखनऊ के हड़िया गांव के थे, वाह। और इसी प्रकार से अच्छन महाराज वगैरह सब हड़िया गांव से, बिरजू महाराज वहीं से ही आए। तो ये सब लोग गांव में थे। लेकिन देखिए पोइट्री क्या थी, पोइट्री जो बिंदादीन जी ने लिखी, शायद मुझे ऐसा लगता है सूरदास जो बहुत ही छोटे गांव से थे, सूरदास ने भी क्या कविताएं लिखी, और वो कविताओं का असर अभी भी दिमाग में है। सही बात। आपने जो किया है, गालिब हमसे दूर नहीं है। गालिब कहाँ, आगरे में जन्मे, छोटी सी जगह होगी तब, एक अभी भी उसका असर है। अब सूरदास कहते हैं कि बूझत शाम कौन तू गोरी। आपको समझ में आ रहा हो कि इस पोइट्री को हम अभी भी सूर को सूर उनको सूर्य से तुलना की जाती है। तो सूर्य जो सूरज, सूरदास ने लिखा कि बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी हो छोरी। अब छोरी शब्द गांव में होता है। सही बात। देखी नाही कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रज तन आवत, खेलत रहत आपने पौरी, तो सुनत रहत श्रवणन नंद ढोटा। अब ढोटा क्या है वो शब्द आप लोग नहीं समझ सकेंगे। मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि वो गांव के हैं और ढोटा शब्द उन्होंने यूज़ किया है जो वृंदावन में अभी भी यूज़ होता है। ढोटा छोटा। करत रहत माखन दधी छोरी,
तुम्हरो कहा चोरी हम। अब ये सूरदास है। अब आप जाइए कालिदास के मेघदूत पर, किसी काव्य पर जाइए, तो वो सब वहीं लिखे गए रिमोट एरियाज में, छोटे छोटे गांव में रहते थे ये लोग, लिखते कहीं उज्जैन के पास में कालिदास रहते थे। अब उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक लोकगीत है। जब मैं वृंदावन गई, मैंने वहाँ पे रासलीला का अध्ययन किया, तो वो गायन था छोटा सा कि वृंदावन की ये हरित भूमि मनमोहन परम सुहाई है, तेरे पद पद्म परसी अपनो सौभाग्य समझ गरवाई है। लोकगीत है ये, लेकिन इसमें ताल है, इसमें लय है, इसके शब्द हमें समझ में आते हैं, लेकिन बाद में दूसरे दूसरे मॉडर्न शब्द जुड़ते गए, लेकिन गालिब अभी तक वही है। गालिब क्या कहते हैं कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। वाह क्या बात। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह, और ये बात उमा जी के अंदाज में, वाह क्या बात है। मैं आप लोगों को भी लाना चाहूँगा, बड़ा मूल सा सवाल उठा रहा हूँ कि भाई गांव देहात की जो रंग था संगीत का, जैसे इतना अच्छा उन्होंने बताया, शब्दों का, संगीत की पकड़ का, वो क्या धूमिल हो गया, वो क्या कमज़ोर हुआ है सर? देवियों सज्जनों नमस्कार। हम अभिज्ञान साहब के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ये मौसीकी खुद भी करते हैं और बड़ी बारीकियां समझते हैं, तो बड़ा अलर्ट होकर बोलना पड़ेगा। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि हमको मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना खुद है, ज़माने से हम नहीं। कलाकार वो बना के भेजता है, तानसेन वो बनाता है, कानसेन आप बनाते हैं। मगर गाँव की मिठास जो वहाँ का म्यूज़िक था, उसको इतना पवित्र था, इतना सच्चा और अच्छा था कि उसको बिगाड़ के शहरों तक ले आए। और जो हमारे ट्रेडिशनल साज थे, आज वो भी इलेक्ट्रॉनिक साज़ों में बजाए जाते हैं, जिनसे कान ख़राब हो जाते हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच्चाई, ईमानदारी और सच्चा म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक आप भी सुनना चाहें, तो आपको कूच उधर ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फुर्सत नहीं मिलती। ये जितने बड़े शहर हैं उसमें मसरूफ़ हो जाता है आदमी। और हमारी नज़र में बड़ी अजीब सी एक अल्फाज है कि चारों शहर या जितने बड़े शहर हैं वो बड़े पागल खाने हैं। आप सुबह चलते हैं, शाम को बेहोश होकर पड़ जाते हैं, आपको खाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। इसलिए संगीत हमारी रूह है, हमारी ग़िज़ा है। इसी तरह शायरी हम उसको कहते हैं जो शऊर हो, और जो शायर बयान करता है वो उसकी तर्जुमानी होती है, लेकिन जो हर शख्स सुनता है वो अपनी कहानी महसूस करता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए चीज़ों को बिगाड़ के पेश किया जा रहा है, उन पे ध्यान ना दें, क्योंकि ना संगीत है, ना शायरी है, ना गायकी है, और अपनी बात को वो इस ढंग से पेश करते हैं कि सच्चाई को वो झूठ साबित करते हैं और झूठ सच्ची बन जाती है। तो आप बराए करम हम यही कहेंगे कि संगीत वही है, सिर्फ अंदाज़ बदल गया है, और अंदाज़ इतना ख़राब हो गया कि सच्चे संगीत से हम महरूम हैं। तो आप प्लीज़ अच्छे संगीत को सुनिए, सच्चे संगीत को सुनिए, उसमें पार्शलिटी मत करिए कि वो मेरा भाई भतीजा है। नहीं, हम कहते हैं, जैसे अभी उमा जी कह रही थी, गालिब साहब गालिब ही रहेंगे, मीरा जी ही रहेंगी, इनके सूरदास जी रहेंगे, तुलसीदास जी रहेंगे, क्योंकि हमने इन सब चीज़ों के साथ, गज़लियात के साथ साथ आपकी दुआओं से थोड़ी सी संस्कृत पढ़ी और हिंदी मीडियम से पढ़े, तो हिंदी से थोड़ा सा रूबरू हैं। तो
तो सब चीज़ों का निचोड़ ये है कि सच्चाई के साथ सारांश उसका सही लाइए, उसका रूप मत बिगाड़िए। हमारा म्यूज़िक हम यही कह रहे हैं कि गांव में जितना अच्छा आज भी है उतना अच्छा शहर में नहीं है। इसलिए नहीं है कि उसको प्रेजेंट सही नहीं किया जा रहा, उनको पेश करने वाले सही नहीं हैं, उनको लाने वाले नहीं हैं लोग, और वो बेचारे या तो एजुकेशन से मजबूर हैं या माली हालत से मजबूर हैं या फिर उनके पास सोर्सेज नहीं है। अभी ज्ञान भाई आप जैसा कि अभी फरमा रहे थे, एक तो हर जगह की अपनी खुशबू, अपना रंग होता है। लोक संगीत का राजस्थान का अलग ही रंग है, पंजाब का अलग ही रंग है, ये सब फ्लेवर हैं। तो किसी भी विधा के साथ, सिल्म के साथ छेड़ करना तो फिर उसकी असलियत गुम हो जाती है। तो एक वो हैं कि जो माहौल में ढल जाते हैं, एक वो हैं कि जो माहौल बदल देते हैं। तो फनकार को बगावत पसंद होना चाहिए कि मुझे आर्ट से खिलवाड़ नहीं करना, गुरु की सेवा करनी है। सबसे पहले अगर शायरी बात करें तो शेर किसे कहते हैं, रुबाई किसे कहते हैं, गज़ल किसे कहते हैं, और कथा किसे कहते हैं, नज़्म किसे कहते हैं। शोराए कराम की सोहबत में बैठने के बाद आएगा। ऐसे ही मौसीकी का, जैसे बड़े बड़े उस्ताद यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब और उमर जी, तो जब तक गुरुओं की आप सेवा नहीं करेंगे, आजकल हर कोई गुरु बना हुआ है, हाँ, तो लिहाजा जब पहले तो ये होता था गुरुकुल में गुरु जब शिक्षा देते थे तो वो यही कहते थे कि देखो भाई, जब तक उन्हें आज्ञा नहीं होती तब तक उनको स्टेज पे वो नहीं आ सकते थे। आजकल कोई भी आ रहा है, वक्त से पहले नाम हो जाना भी क़यामत है। और अब ऐसा आलम हो गया है बक़ौल वसीम साहब के कि ख़ुद को यूँ ख़त्म करके एक मैखार मुस्कुराता है और पीता है, जैसे हिंदुस्तान का फ़नकार अपने मरने के बाद जीता है। पहले लोग गुरुकुल में जाके संगीत सीखते थे, आजकल गुरु को घर पे बुला के संगीत सीखते हैं। कभी नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप उस खिदमत को, आप उसके संस्कारों को, आप उसकी मिठास को, आप उसकी अहमियत को अगर पहचानेंगे तो ही मज़ा आएगा। क्योंकि जो सिखाने वाले हैं वो इस तरह हैं जैसे कुआं, तो हम प्यासे हैं तो हमें कुएं के पास जाना पड़ेगा, कुआं हमारे पास नहीं आएगा। और दूसरा ये है कि आजकल ये भी है कि जो लोग हैं अपनी दुकानें खोल के बैठे हैं तो वो कभी संगीत सिखा नहीं सकते, वो कमा सकते हैं, लेकिन जो आपको सिखाएंगे वो सिखा देंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान दें, इन सच्चाइयों पे ध्यान दें, बनावटी ज़िंदगी से दूर रहें, पेशेंस रखें, एक दिन आप कामयाब होंगे। और हम भी पहले स्टूडेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमारे लिए भी दुआ करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जश्न अदब खुसूसन सदर कसर खालिद साहब, रंजीत साहब, अभिज्ञान भाई और सभी अरकान के हम शुक्रगुजार हैं। इस दौर में आप इल्म व अदब की बात कर रहे हैं, तो कसर साहब का एक शेर है कि वो जिसकी खुशबू हो सफ़ीरान अदब में हरसू, एक गज़ल ऐसी भी फ़नकार तलब करता है। एक शेर आखिर में मैं ज्ञान साहब के लिए पढ़ दूँ सच्चाई के साथ, कि अपनी आवाज़ में दुनिया को डुबो दूँ लेकिन, अपनी आवाज़ में दुनिया को डुबो दूँ लेकिन तुमसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे कहेंगे तो मेरी आवाज़ निकलेगी नहीं आगे घबराहट के मारे। लेकिन आप लोगों से एक और बड़ा सवाल, साथ से भी और उमा जैसी भी, इतना अच्छा आप लोगों ने सुना, इनकी गलती क्या है नौजवानों की? ये इतने काबिल हैं, मैं जानता हूँ ये अच्छा संगीत सुनना चाहते हैं, आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि ये अच्छी बातचीत सुनना चाहते हैं। अगर इनको ये सही चीज़ मिल नहीं रही है तो ये कैसे हासिल करें? मैं इनकी तरफ से सवाल पूछ रहा हूँ सर। देखिए, आज का ज़माना ऐसा है, पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों का 2-2 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, राजाओं ने ऐसे बहुत प्रोत्साहन दिया। लेकिन एक एक उस्ताद के पास 50-50, 40-40, 100-100 शागिर्द होते थे, और वो खाना खाते थे, रोटी खाते थे, कपड़े पहनते थे और गाना बजाना सीखते थे। अब मरते वक्त राजा नवाब ही उनका कफन डालते थे, क्योंकि उन्होंने, वो सारे दुर्वेशों के मुरीद थे, और दुर्वेशों का कहना यह है कि जिसने दिया है तन को वही देगा कफन को। वाह, क्या बात, क्या बात। तो
ये जो आध्यात्मिक लेसन था, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम अल्लाह से उसके बंदों के लिए प्यार करो और बंदों से अल्लाह के लिए प्यार करो। ये तो नहीं है। तो ये जो चीज़ है, ये गुरुकुल था और जहाँ जहाँ गए उस्ताद, सब जगह उनके साथ में लोग चले जा रहे हैं। जैसे एक उस्ताद अब्दुल करीम खां साहब थे, सारे जितने पंडित थे, पंजे मांगने वाले बोले, सब उनके शागिर्द थे, सब वही खाते थे। एक जगह वो गए प्रोग्राम के लिए, उन्होंने कहा कि स्टेशन के ऊपर उतर जाओ। ये आध्यात्मिकता की बात है। कहा कि अच्छा बिस्तर बिछाओ, बिछाया, तानपुरा मिलाओ, तानपुरा मिलाया, आवाज़ लगाई और अल्लाह को प्यारे हो गए। जो कुछ कमा के लाए थे वो सब शागिर्दों के लिए था। यही हमारे ग्रैंडफादर थे उस्ताद इनायत हुसैन खां साहब। 6 महीने की तनख्वाह रुक गई उनकी हैदराबाद में। तो जब वो गए, और हर बुज़ुर्ग के कंधे पे एक अंगूठा रहता था, हर बुज़ुर्ग के कंधे पे एक अंगूठा। तो जब वो वहाँ से लौटे तो छकड़ों में पैसे मिले, क्योंकि नोट वोट थे नहीं, सोने चांदी के। तो जब घर आए तो हमारी ग्रैंड मदर ने पूछा कि भाई आज आपको तनख्वाह मिली है? बोले हाँ बेगम, हम 6-7 लड़कियाँ बैठी हुई थी यतीम, उनकी शादी करी आए, हमारा तुम्हारे वहाँ का इंतज़ाम करी आए। जब उनकी बेटी की बातचीत आई तो घर में खाने पीने की कमी थी, पैसे की कमी हुई कि भाई जहेज कैसे दें। तो एक जनाना दरवाज़ा था, एक मर्दाना था। तो जनाने दरवाजे पे कुंडी बजी तो उन्होंने कहा कौन? बोले अम्मा जी हम हैं, हमने सुना है हमारी बहन की शादी की बातचीत आई है। बोले तुम्हें तो मालूम है तुम्हारे उस्ताद का हाल? बोले तो हमारे उस्ताद बहुत बड़े आदमी हैं, वो तो राजा नवाबों की बहन है, आप बताइए आपको चाहिए क्या? अल्लाह अपने काम अपने बंदों के लिए कराता है। यही उस्तादों का हाल था, है ना? तो ये बात जो है, सर फिर भी मैं इस पॉइंट पर आऊँगा, वापस आपको लाऊंगा कि ये जो नौजवान है, आज सोशल साइट्स की दुनिया है, उसके ज़रिए ये लोग पढ़ रहे हैं। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैंने एक चीज़ बड़े गौर किया, रंजीत और हमारे भी इस पर बड़ी चर्चा हुई है। जैसे गालिब, जैसे उमा जी ने कहा, सब लोग उन्हें जानते हैं, बहुत सारे शेर उन्हीं के नाम से पास कर दिए जाते हैं आजकल। तो हाँ, ये बड़ी गंभीर समस्या है। तो ये जो है, ये अच्छी चीज़ जानना चाहते हैं, लेकिन वो तौर तरीके नहीं बन पा रहे हैं जिससे इन्हें अच्छी चीज़ मालूम चले। देखिए, जो चीज़ आप लिख के बताएंगे उसमें कोई तत्व नहीं है। जिसने खुद रियाज मेहनत नहीं की है वो तजर्बा कैसे बताएगा? तो हमारे जितने भी डांस में हो या गाने में हो, सितार जिसमें भी हैं, जिन्होंने रियाज किया है वो अपने शागिर्द को बताते हैं, तो लिखवाते नहीं हैं, कहते हैं रियाज करो। क्योंकि जैसा हमारे उस्तादों ने हमें रियाज कराया है वैसा ही हम अपने शागिर्दों को कराएंगे। जिसे बनना है वो सब्र करेगा, जिसे नहीं बनना है भाग जाएगा, बस खत्म कर दो। जो रहना चाहता है वो एक मिनट माइक आपको, जैसे जो अभिज्ञान जी कह रहे हैं, हाँ, उस बात का मैं एक जवाब देना चाहूँगी। प्लीज। पहले तो एक छोटे से मुहावरे से शुरू कर रही हूँ कि जो पुराने पोइट्स हैं, अगर रंजीत जी यहाँ बैठे हों, उन पर भी असर पड़ेगा इस बात का जो मैं कहने वाली हूँ। स्टैंडर्ड गिरता चला जा रहा है। गुलाम मुस्तफ़ा जी के बारे में मैंने बहुत सुना और इतनी प्रभावित होती थी। एक बड़े भारी आचार्य थे, आचार्य बृहस्पति जी, ऐसी ऐसी बातें बताते थे। इनके हमने गायन सुना है इनका। मोहम्मद हसन जी, ये सब लोग बैठे हैं, गायनाचार्य हैं ये लोग, सब मेहनत की है सब ने। लेकिन क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। आप यंगस्टर्स कम होते चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे बड़ी एक आश्चर्यजनक बात आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये है कि सूर तो सूर्य के समान है। सूर्य तुलसी शशि, तुलसी जो है, तुलसीदास जी जो है वो शशि के समान है। सूर्य तुलसी शशि, उडगन केशव दास,
उद्गन आपने देखे ना, वो जुगनू, वो केशव दास कवि, आपने सुना भी नहीं होगा पर मैं जानती हूँ केशव दास कवि को। उनके बड़े मैंने पोएम्स को लेकर नाचा है। नृत्य ने मुझे बहुत पोइट से मिला दिया, उर्दू से भी, संस्कृत से भी, हिंदी से भी, टैगोर से भी, सबसे। अब के कवि खद्योत्सम इत उत्करत प्रकाश, अब के जो कवि हैं वो इधर उधर उड़ते हैं और थोड़ा इधर प्रकाश छोड़ दिया, थोड़ा उधर। तो बड़ा तंज है ये इन लोगों पर, क्योंकि इसी प्रकार से हमारा संगीत, जैसे गुलाम मुस्तफ़ा जी ने बताया, आप साहब ने बताया कि देखिए रियाज और मेहनत। मैं गुरु शंभू महाराज जी के पास गई, 4 दिन तक मुझे कहते रहे कर तो सकती है लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी, परसों आना। फिर मैं परसों गई तो आप ठुमरी भाव बता रहे थे बैठ के, मैं बैठ के देखती रही, रिझ गई, बिल्कुल समा गई कि एक शब्द को, कौन गली गए शाम, कौन 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 वाह कौन, वाह, क्या बात, कौन, क्या बात। कितने प्रकार से, समय नहीं है लेकिन मैं बता रही हूं कि 6-6 घंटे मैं बैठकर देखती रही, उन्होंने हाँ नहीं की मुझे सिखाने की। तब उन्हें लगा कि ये लड़की रोज आ रही है तो ठुमरी भाव बताएगी, मुझसे प्रश्न करते हैं। आज भी मैं बताती हूँ आपको कि मुझे अजीब लग रहा है कि इतना बड़ा जश्न अदब, जहाँ विज्ञान जी इतने बड़े बड़े हमारे गायनाचार्य आए हुए हैं, लेकिन आप लोग कहाँ हैं सब लोग? दिल्ली की गाड़ियाँ इतनी दिखती हैं, सब दिखती हैं, वो कहाँ हैं सब लोग? तब खूबसूरत अरेंजमेंट किया है सब। आप लोग आइए, समझिए, सही बात, जानिए। स्वामी हरिदास तानसेन संगीत नृत्य महोत्सव, आज मैं गर्व से कहती हूँ कि 60% मुझे वहाँ पे यंगस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। वाह। रात को 12 बजे मुझे घेरते हैं, कहते हैं इसको और लंबा करिए समय, पर समय कैसे लंबा करें? मीडिया वाले तो साथ देते ही नहीं है, वो तो अभी भी मैं इनके सामने कह रही हूँ, हमारे सब लोगों से ये दूर जा चुके हैं। अभी ज्ञान जी तो सुन रहे हैं इस बात को, कोशिश भी इनकी जारी है, मैंने इनके मुंह से सुना। लेकिन अगर एक अभिज्ञान आगे बढ़ जाए तो हजारों आर्टिस्ट इनको शाबाशी देंगे, क्लासिकल आर्टिस्ट। प्लीज उमा जी, मेरा पूरा वादा है, पूरी कोशिश है, पूरे मीडिया के बिहाफ पे नहीं कह सकता। जो आज का जो हमारा संगीत फिल्मों में चल रहा है, मैं खुल के कहती हूँ, अब शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, अब शब्द दिखा रहे हैं, वहाँ पे झटके वाले नाच दिखा रहे हैं। कहाँ गया वो कथक नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिसी, ये सब कहाँ गए इन लोगों का गायन? सब। लेकिन आप लोग आइए, समझिए, रूट्स तो ये है, जड़ ये है, जड़े यहाँ पर। बहुत बढ़िया बात। बाकी तो शाखाएं निकल के कुछ सूख सूख के नीचे गिर रही हैं। और मैं आपको बता रही हूँ विवेक कि जब भी ऐसे कार्यक्रम हो जुड़िए, वरना हमारी प्राचीन चाहे गांव के गीत हो, फिर भी गांव में गीत चल रहे हैं, मैंने सुना है। उसी दिन मैं टीवी पे देख रही थी, बनारस में नाव पे बैठे हुए लोक संगीत गा रहे, क्या लय और क्या गायन और क्या सुर, अभी तक मौजूद है गायन हम लोगों का। आप लोग आइए और जुड़िए, समझिए और जानिए। उमा जी, ये का जो पॉइंट है सर, ये आप लोगों से भी पूछना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात उन्होंने रखी। गांव में, छोटे कस्बों में, शहरों में एक चीज़ देखने को मिलती है कि कुछ परंपराओं से जुड़कर वो अभी भी उस संगीत को अपने तरीकों से दोहरा रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने रखा कि नौजवान जो है, अब ये जो फोक से उमा जी ने कहा, अब ये जो फोक म्यूज़िक सुन रहे हैं या देख रहे हैं या उसका नृत्य का फॉर्म देख रहे हैं या डांस, उनको बॉलीवुड वगैरह के ज़रिए नज़र आ रहा है, लेकिन वहाँ पर गांव में अभी भी वो संगीत दोहराया जाता है। ऐसा शहरों में क्यों नहीं हो पा रहा है? कि अगर तीज का त्यौहार है, ऐसे कितने उदाहरण हैं, मतलब मैं क्या बताऊँ, तो आज भी महिलाएं वो गाना गाती हैं, वो ढोलक बजती है, वो मंजीरा बजता है,
वो होली के गीत अलग होते हैं। शहरों में एकदम ये गायब सा हो गया और नौजवान इसीलिए इसको शायद यहाँ शहरों के नौजवान नहीं पकड़ पा रहे। पहले तो आपने फरमाया था कि इनका क्या कसूर है। आपका कोई कसूर नहीं है। आपके जो गाइड हैं, जो आपके रहनुमा हैं, उनकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि वो सही लोगों तक आपको नहीं पहुंचाते हैं। बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि हमारे पास हमारे शागिर्दों से लेके आम आदमी आता है और सबसे पहला सवाल करता है संगीत कितने दिन में आ जाएगा। तो मैंने उनसे कहा जी हम तो 67 में चल रहे हैं, बचपन से गा रहे हैं, तो हमें तो अभी तक आया नहीं। तो इसके लिए एक उम्र भी आपकी बहुत कम है। फ़न सीखने के लिए आपको सीखना ही होगा। रियाज बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन साथ में लेसन छोटा हो सकता है। रियाज जितना करें कम है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप वहाँ जाते हैं जहाँ उनको बेचारों को ख़ुद को पता नहीं होता कि संगीत क्या है। तो जो इदारे हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेजेस हों, और चाहे वो गांव के गहवारे हों, और चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन हमारी हों, ये आपको समझ तो पैदा करा सकती हैं, लेकिन अगर आपको सही और सच्चा म्यूज़िक सीखना है तो आपको ट्रेडिशन में ही जाना होगा, क्योंकि वहाँ सब तहजीब सिखाई जाती है कि कैसे। तो आपको तहजीब सबसे पहले तो गाने से पहले तहजीब ज़रूरी है। हमारे संस्कृति है हमारी है भारत की। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल चल रहे हैं, आप फरमा रहे थे वहाँ ढोलक बज रही है, यहाँ पे आपका जैज ड्रम और ऑक्टोपैड बज रहे हैं, वही लेटेस्ट संगीत है, लेकिन उसका रूप कैसे बदल दिया, ख़राब कर दिया, कपड़े दूसरे पहना दिए और संगीत को ख़राब कर दिया। शब्द है ही नहीं, शब्दों को आप डिक्शनरी में ढूंढते रह जाइए, मिलेंगे ही नहीं। ऑर्केस्ट्रा से भजन आप या जागरण करना चाहते हैं, कैसे होगा? दिल पे असर नहीं करेगा आपके। और आज भी अगर आप देखें रियलिटी शो से लेके आज तक कहीं भी देख लीजिए, आपको 80% पुराने गाने गाते हुए मिलेंगे लोग। क्यों? इसका मतलब हुआ उनमें जादू है, उनमें असर है, उनमें कशिश है, उनमें लोगों का लहू है। वो जल्दी नहीं करते थे, पहले काम करते थे, आजकल काम निकालते हैं। करने में मेहनत लगती थी, निकालने में बटन दबाना पड़ता है। जैसा कि अभी भाई ने फरमाया, पहले तो उस्ताद का कामिल होना, शागिर्द का आमिल होना और उसकी कुदरत शामिल होना, तब कोई एक फ़नकार बनता है। उस्तादों की खिदमत के बाद, और जब तक आप अपने आप को स्टूडेंट तलबा समझेंगे तब तक तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। जहाँ आप लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। तो लिहाजा किसी भी विधा का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए। गाँव में अभी असलियत, बाकी संस्कृति से लोग जुड़े हैं और यहाँ घुला मिला रहन सहन। तो लिहाजा कितना ही आप मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपनी तहजीब, अपनी संस्कृति को ना भूलें। बस मेरा एक आखिरी पॉइंट है और आप सब लोगों से, क्योंकि इस पर आप जानते हैं हमने बड़े प्रोग्राम किए और बहस की कि भाई जो लिखा गया था आज भी वही संगीत सुना जाता है, और अब तो बड़ा वाहियात किस्म का उसका रीमिक्स भी आ गया है, जो कि पूरा ही मुझे मुंबई में स्टूडियोज़ में दिखाया गया कि साहब एकदम कंप्यूटराइज्ड है। और 2-3 लोगों ने तो मुझे ये तक बताया कि अगर आप हफ्ता 10 दिन यहाँ आ जाएं, 2-2 घंटा रोज़ दे दें, तो आप भी म्यूज़िक कंपोज़र हो जाएंगे। तो खड़े खड़े मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अब आखिरी बात जो सर है वो ये कि ये अगर रीमिक्स भी सुन रहे हैं आज के नौजवान, मैं बार बार इनको सामने रख रहा हूँ, तो क्या हम इनसे गुजारिश करें कि भाई रीमिक्स 2 बार सुन लो, एक बार ओरिजिनल भी तो सुन लो। क्या ये ठीक है ना? हाँ, कि एक बार ओरिजिनल भी तो सुन लो, जो लिखा गया है, जो बनाया गया है। या वाकई आप से नौजवानों में बहुत सारी रिसर्च ने, रेडियो के स्टेशंस ने मुझे बताया कव्वालियाँ बहुत मशहूर हैं आज के युग में भी, और आप देखिए कौन बगल में हमारे बैठा है। तो क्या हम उसको नहीं कर सकते सर, ये इनको कहें कि भाई आप माधुरी दीक्षित का नृत्य देखिए, कोई एतराज़ नहीं, लेकिन फिर उमा जी ने जो काम किया है उसको भी तो देखिए ना एक बार। एक शेर हाजिर है कि लफ्ज़ खो जाएंगे क्या अपनी सफाई देगा, शोर इतना है यहाँ कुछ ना सुनाई देगा। क्या बात है। तो ये दुनिया चूँकि छोटी हो गई है और आप रोज़ बरोज़ टेलीविज़न पे और टीवी पे और अखबारों में देख रहे हैं कि इतनी तकलीफ़ें बढ़ गई हैं जी, कि लोग
परेशानी है सुन सुन के, ट्रेन गिर गई, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इस्तीफा देना पड़ा हमारे मिनिस्टर को। उनसे लिया नहीं इस्तीफा, फिर दूसरा बना दिया मिनिस्टर। तो बात ये है कि गाने बजाने के लिए सबसे पहले तो अल्फाज समझना चाहिए कि वो क्या गा रहा है, और उसमें लफ्ज़ों में ये है कि कहाँ सांस लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। अगर एकदम कुछ कह दिया उसका मतलब बदल जाएगा। जी जी। तो ये चीज़ जो है, मुझसे, मैं तलत भाई के यहाँ गया, मेरे दोस्त थे, वो उनके दोस्त थे लखनऊ में, अब्दुल हई, मेरे शागिर्द जैसे ही थे। जी। तो उन्होंने कहा मुझे मिलवा दो, मैं बराबर, मैं कहा, वो मुझसे बड़े प्यार करते थे। मैंने कहा भाई साहब, आपने जो टेलीविज़न पे इंटरव्यू दिया था और कहा क्या फिर लोग गाने लगते हैं। तो मैंने कहा आपका जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या अनाउंस होता है, तलत महमूद साहब का गाना सुनिए। तो मैंने कहा आप उनके ये बहुत मानने वाले सैगल साहब के, तो सैगल साहब ने एक गज़ल गाई है, नुक्ताची है गम दिल उसको सुनाए न बन हाय, गालिब ने हाय नहीं कहा, क्या बने बात हो गया, बात हो गई, जहाँ बात बनाए न बने हाय हाय। तो मैंने कहा उसको गाना चाहिए था, नुक्ताची है गम दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, क्या बने। मैंने कहा कहाँ अल्फाज ख़राब हो रहे हैं और कहाँ गाना ऐसे कितना उजागर कर रहा है। क्या बने बात जहाँ बात बनाए, क्या बात, ना बने, क्या बने बात, मतलब कहाँ सांस लेना चाहिए और दीर्घ अक्षर कहाँ खींचते हैं, कौन सा लफ्ज़ खींचा जाए, कहाँ पे कट किया जाए, ये बहुत बड़ी कला है। तो जिन्होंने गाने पे रियाज नहीं किया है वो अल्फाज को सही मानों में, और अल्फाज के बारे में जानते नहीं है, पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है, तो वो कहाँ पर अल्फाज को तोड़ना है, कहाँ रोकना है, कहाँ दीर्घ बढ़ाना है, ये सब चीज़ें जो हैं। जी उमा जी, एक आखिरी पॉइंट आपसे कि जो ओरिजिनल हम इनसे कह रहे हैं कि भाई ज़रा उसे भी आप देखें, थोड़ा सा समझें। मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी से कि मेरी ख़ुद की आदत है, और आप जानते हैं किस तरह का काम किया मैंने कई बरसों, तो जब भी मौका मिलता है मैं YouTube के ही ज़रिए जाकर अच्छा संगीत सुनता हूँ, क्योंकि क्या करूँ, मजबूरी है, उतना वक्त नहीं निकल पाता। तो आपको जानबूझकर ये बता रहा हूँ कि आपसे लेकर आप जिसको चाहेंगे उसको आज भी आप सिर्फ आपको सर्च के YouTube पे टाइप करना है और आपको सुन भी सकते हैं उन्हें और देख भी सकते हैं, यकीन मानिए मेरा। उमा जी जी ठीक कह रहे हैं अभिज्ञान जी, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, उस टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिए, पर सही स्थान पर जाइए उस टेक्नोलॉजी में, वहाँ से रियलिटी में स्विच ऑन मत कर देना, क्लासिकल की तरफ जाइए, उसको सुनिए। जो कार्यक्रम होते हैं यहाँ पे दिल्ली में सब जगह अनाउंसमेंट हो जाती है। एज आई अगेन से कि मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए कह रही हूँ ये बात कि सारे उच्च कोटि के कलाकार स्वामी हरिदास में आप लोग सब आमंत्रित हैं। मॉडर्न स्कूल में होगा ये, अमजद हैं वहाँ, शुजात हुसैन है, उल्लास कशालकर हैं, कौशिकी चैटर्जी है, शुभा मुदगल है, सभी उच्च कोटि के कला। वो महज इसलिए कि जैसा मैं पहले कहा, जड़ ये संगीत है, क्लासिकल हमारा जड़ ये संगीत है, सही बात। जड़ ये संगीत, अगर उसको आप नहीं समझेंगे तो आप जो इधर उधर के, वो तो अब चल ही रहा है, हर जगह चल रहा है, हर चैनल पे चलता है। जैसा अभिज्ञान जी ने बताया कि यूट्यूब पे आप जाइए, उस मोड़ पर जाइए,
वहाँ आपको सब देखने को मिलेगा अगर समय नहीं है, वरना जो साक्षात देखने में जो मज़ा है और जो आनंद है, आर्टिस्ट आपके सामने बैठता है रूबरू, आपसे बातचीत करता है, आपको बताता है ये सुर क्या है, ये क्या है, उसका मज़ा अलग ही उसका है। मज़ा अलग है। आइए, जुड़िए, और जहाँ भी इस प्रकार के क्लासिकल कार्यक्रम हो, चाहे वो नृत्य है, वाद्य है, संगीत, आप खुद आइए और जमिए। दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के या न्यू जनरेशन के साथ हैं। आप ये ना समझें कि हम बैकवर्ड हैं और आपको ये समझ रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते। हम अपने बच्चों को भी ये कहते रहते हैं कि आप जो मर्जी सुनिए, लेकिन क्लासिकल म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट भी सुन लीजिए, आप फ्रेश हो जाएंगे। तो हमारा मानना यह है कि और सबसे ख़राब म्यूज़िक वो है जो बेसुरा है और बेताला है, वो ना सुने। और हम इसी बात के साथ आपसे इजाज़त तलब करेंगे कि मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, इसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी। जी हाँ, विज्ञान भाई, जैसा आपने बताया रीमिक्स, तो पहले री क्यों, जब ओरिजिनल है तो उसी को आप क्या और रागों में भी इतनी गुंजाइश है कि आपको मिलाने की। फिर लोग कहते हैं ये फ्यूज़न है, हम मानते हैं कन्फ्यूज़न है। जी हाँ, तो लिहाजा ओरिजिनलिटी को आप कायम रखें। जी, ओरिजिनलिटी को कायम रखे। जाते जाते आप नौजवानों से एक बात मैं भी ज़रूर कहना चाहूँगा, और मतलब मेरे लिए तो इतना बड़ा मौका है इन उस्तादों के बीच बैठकर बात करना। यहाँ हम सब जब आपकी उम्र में होते हैं, एक चीज़ का भाई बड़ा शौक होता है सबको कि अपने साथ वाले या अपने दोस्त यारों के बीच ज़रा सा बेहतर नज़र आए। होता है ना, कभी किसी लड़की को पटाने के लिए, कभी अपने टीचर को पटाने के लिए, कभी दोस्तों यारों को दिखाने के लिए। यकीन मानिए, अगर आपको ज़बान और संगीत का हल्का सा इल्म हो जाए ना, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बड़े सुपीरियर नज़र आएंगे आप। क्योंकि जब आप खड़े होकर बोलेंगे ना किसी के सामने, और वो खड़े होकर बोलेगा जिसकी ज़बान साफ नहीं है, तो आप ज़रूर जो है, आप 10 में से 11 नज़र आएंगे और वो 9 में से 10 हो जाएगा। 10 माफ़ करिए, 10 में से 9 हो जाएगा। थोड़ा सा इस पर अपने काम करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में गया था टेड टॉक देने के लिए, वहाँ पे भी आप जैसे नौजवान थे। इतना अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके, इतनी शक्ति है आपके अंदर, इतनी कुव्वत है आपके अंदर। अपना बस रास्ता चुन लीजिए। ये मुल्क आपका है, ये याद रखिएगा, ये मुल्क आपका है, हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया उमा जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी मीडिया में कोशिश रहेगी आप ऐसी डांटते रहिएगा। क्या बोलूं, बड़े उस्ताद साहब बगल में बैठे हैं और आपका आशीर्वाद। और आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और जश्न साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, कैसर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुंबई में भी बहुत ज़बरदस्त कार्यक्रम करते हैं, ये आपको बता दूं मैं कैसर भाई के बारे में, और बड़ा मुझे मौका मिला था इस बार इनके प्रोग्राम में जाने का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।